नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। अराइज एग्रीकल्चर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं अनिल कुमार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण और संधि का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है। मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा और ये आग्रह है मेरा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले के वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, समझने में आसानी होगी और बड़ी सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब आगे की संधि पर और आज अध्ययन करेंगे माफी चाहूँगा, आज अध्ययन करेंगे अपन वृद्धि स्वर संधि का। वृद्धि स्वर संधि बोर्ड पे ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है तो भैया यहां पढ़ना आवश्यक है। एक दो तीन कंसेप्ट बताऊंगा आपको, बहुत ही सुंदर सुंदर। आप पूरा दिमाग लगाना और बोर्ड से नजर हटाने का काम नहीं है, बोर्ड पे नजर टिकाए रखना भैया। दिमाग को खोल लो और ध्यान दो। यदि प्रथम स्वर की अंतिम ध्वनि क्या हो, ए और आ हो, मतलब ये देख लीजिए, ये नम इसमें स्वर है ए और ये रामा इसमें स्वर है आ। ये प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि निकालने की बात बताइए मैंने, समझ रहे? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए और आ हो और दूसरा पद प्रारंभ हो रहा हो ए और आई से। बोलो, क्लियर है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए और आ हो, दूसरा पद किससे प्रारंभ हो रहा हो, ए और आई से, तो बेटा इन दोनों पदों के मेल से आई प्राप्त होगा। यानी कि ऐसे प्राप्त होगा कि यदि ए के साथ में किसका मेल हो, ए का, तो क्या बनेगा भैया, आई। और अगर ए के साथ में किसका मेल हो, आई का, तो भी क्या बनेगा, आई। देख लीजिए फिर, आ बचा तो यहां बन गया साहब, आ के साथ में ए का मेल हो तो भी क्या है, आई। और आ के साथ में किसका मेल हो, आई का, तो भी क्या है जी भैया, आई। बोलो, क्लियर है? चार अपने पास में ये सूत्र बने हैं और बिल्कुल छोटे छोटे हैं, सटीक हैं। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए और आ हो, दूसरा पद ए आई से शुरू हो, तो बनने वाला अपने पास में क्या है, आई है। अर्थात आपको शब्द में आई की मात्रा देखनी है। किसकी मात्रा? आई की। और आई की मात्रा देखने के बाद आपको दो चीजें निकालनी हैं। दो चीजें देखो कौन सी हैं। एक तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए आ होनी चाहिए और एक दूसरा पद प्रारंभ ए आई से होना चाहिए, तब तो संधि एकदम सही है। नहीं तो संधि गलत होने में बहुत कम समय लगता है। बोर्ड पे देखना कैसे, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया भैया और ये शब्द ले लिया एक एक, सिंपल सा शब्द है और कै पर आई की मात्रा है। ये देख लीजिए, ये आई की मात्रा, तो ये जो आई की मात्रा है इसमें दो चीजें हैं, वो देख लीजिए क्या क्या है। या तो ए आ है और या क्या है, ए आई है। बोलो, अगर दोनों हैं तो संधि वृद्धि है, दोनों नहीं हैं तो शब्द विच्छेद हो सकता है, संयोग हो सकता है, सामासिक पद हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन ये दोनों अगर हैं, ऐसी स्थिति में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ये रही, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, और ये रही अंतिम पद की प्रथम ध्वनि, ये अंतिम पद की प्रथम ध्वनि। ये है या नहीं, इसकी जानकारी करने के लिए अपन को यहाँ संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद वहीं से करें जिसके ऊपर मात्रा लगी हुई है। तो के ऊपर मात्रा लगी हुई है, एक संधि विच्छेद हो गई एक और दूसरा हो गया एक का। यहाँ इस मात्रा में पहले तो देखो, यहाँ आ गया ए और यहाँ आ गया आ। बोलो, ए या आई चाहिए था। यहां देखिए दूसरा पद ए से शुरू होगा, यहां भी दूसरा पद ए से शुरू होगा। एक को ए से शुरू कर लो, एक को आई से शुरू कर लो, एक। और यहां पर भी या अंतिम पद, अंतिम वर्ण क्या है, के, एक। तो ये लो साहब, यहां पर ए धन ए और यहां पर आ धन ए, संधि तो दोनों ही सही है।
संधि विच्छेद भी दोनों का सही है, लेकिन शब्द के अर्थ के अनुसार, किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार। अगर अर्थ ठीक तरीके से निकलेगा, अर्थ के अनुसार दोनों में से एक ही विकल्प को उत्तर माना जाएगा। दोनों विकल्प ये कभी भी उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर एक और एका में आई की मात्रा नहीं आती, इसलिए दोनों ही पद क्या है? गलत हैं। दोनों ही पद गलत हैं, तो संधि सही हो गई कौन सी? एक धन एक। अब एक धन एक संधि सही है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए आप इनके वर्णों को प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और अंतिम पद की प्रथम ध्वनि के वर्णों का मेल करके देख लें। तो मेल करके देखें, जैसे इसमें आ गया क्या? ए, और इसमें दूसरे पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ए। ए के साथ, ये रहा बेटा, देखना बोर्ड पे, ए के साथ ए का मेल आई हो जाता है, तो ए धन ए, ये क्या बन गया अपने पास में? आई। पिछले कंसेप्ट आपको याद है तो देख लीजिए भैया, कै में से ए का स्वर निकल गया तो कै रह गया हलंत। बोलो हलंत रहा। नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत का इशारा करती है, यह है स्वर रहित व्यंजन। और यहां देखिए बेटा, अगर ए दोनों के मेल से बन गया तो एक ए नीचे आ गया था, इसलिए यहां केवल क्या बचा है? कै। बोलो मेल कराओ, और अब्बा मेल करा दे। तो यहां पर मेल हुआ भैया, हलंत हट जाएगा और स्वर की मात्रा लग जाएगी। स्वर की मात्रा ही लगानी है, स्वर की मात्रा ही लगानी है। तो ध्यान देना, एका एक, कै के लग गई, स्वर की मात्रा आई की के, और इधर क्या है? के। एक एक, एक एक हो गया साहब। यही एक एक था जिसका अपन ने संधि विच्छेद किया, वो यही एक एक है। इसका मतलब ये संधि विच्छेद सही है, ये संधि पद सही है। बोलो एकदम समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया, और उदाहरण देख लीजिए बेटा। जैसे मान लो, बोर्ड पे ध्यान दो, अपने पास उदाहरण आ गया साहब धनेक के। धनेक के कैसे पता चला साहब वृद्धि संधि है, ये वृद्धि है, इसका पता कैसे चलना है? तो ध्यान देगा बोर्ड पे, कैसे पता चलेगा? देखो, ने पर किसकी मात्रा आ रही है? आई की। तो इसका मतलब इस आई की मात्रा में एक तो ए आ है और दूसरा ए आई है। अगर ये दोनों है, ये दोनों हैं, तो ये धनेक के संधि वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। और दोनों नहीं है तो नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मात्रा किस पर है? ने पर। यहीं से टुकड़े करो, एक धन कर लो और एक कर लो धना। धना शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है तो धन सही है। दूसरा पद ए से शुरू करो और यहां पर लगाओ के और ये। अब दूसरे पद में आया हुआ एक के, और यहां पर ये मान लीजिए एक के। इन दोनों में से पता करो कि कौन सा शब्द शुद्ध है। भाई धना और एक के, या फिर मैं बोर्ड पे लिख दूं धन धन एक के। ये गोला वाला देखना एक बार, ये लाल गोला वाला देखो, ये लाल गोला वाला और ये लाल गोला वाला देखो, कौन सा वाला उदाहरण सही है, कौन सा वाला गलत है? देखो संधि विच्छेद तो दोनों ही सही है। ए और ए आ गया यहां पर भी ए और आई है, दोनों सही है। ए और ए भी आ सकता है, ए और आई भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल में संधि विच्छेद होने से कोई मतलब नहीं है, पता यह करना है कि सही कौन सा है। तो यहां पर जब तक अपन को शब्द के मात्राओं की गणना का पता नहीं होगा, तब तक अपन शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए आप एक एक स्वर की मात्रा को सीखें और शुद्ध शब्दों की वर्तनी को सीखें। धीरे धीरे अपन को सही करना आ जाएगा। जैसे इसको अभी एक को सही करने आ जाएगा, तो जीवन भर जब कभी भी एक के आएगा दूसरे पद में, उसमें मात्रा कौन सी होगी? बड़ी। कौन सी होगी? ये आई की मात्रा लगेगी। अब क्यों लगेगी इसका कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। ये साहब एक शब्द है अपने पास, ये पेन ठीक से दिखेगा नहीं तो मैं ये व्हाइट से सिखा देता हूं। ये साहब एक है और इसमें मिलाया ये। तो बेटा ध्यान देना, जब जब कोई शब्द जिसका पहला पद किससे शुरू हो? ए से, और उसमें कौन सा प्रत्यय मिले? ये प्रत्यय, तो ये ए जो है ये स्वतः आई में बदल जाता है और इस पहले वाले पद के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तीन बातें याद रखनी है, दोबारा ध्यान दें। जब कोई पद ए से शुरू हो, किससे?
ए से, और उसमें किसका मेल हो रहा हो, ये का मेल हो रहा हो, ये प्रत्यय आए, तो ये जो पहले वाला ए है ये तो आई में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आई में। और ये जो पहले पद का अंतिम स्वर है ना कै में ए, कै में किसका स्वर है, ए का, इसका लोप हो जाएगा। लोप का मतलब आप इस व्यंजन वर्ण में से स्वर को बाहर निकाल देंगे, तो जी ये शब्द बन जाएगा एक के। कैसे, ऐसे देखो, एक में ये मिला तो ए तो बदला आई में, कै का स्वर का लोप आधा और बचा क्या, ये एक के। बोलो एक के शब्द कौन सा शुद्ध है, ये। तो ये संधि सही है, लेकिन संधि विच्छेद शब्द के अर्थ के अनुसार, किसके अनुसार, अर्थ के अनुसार क्या है, गलत है भैया। एक के यानी होता है प्राप्त करना, इकट्ठा करना, धनक के, धन को प्राप्त करने वाला, समझ रहे हो। इसलिए इस प्राप्त करने वाले के संदर्भ में क्या है, धन को इकट्ठा करने वाले के संदर्भ में एक के वर्तनी की दृष्टि से सटीक और शुद्ध शब्द है, इसलिए संधि विच्छेद भी धन धने एक के ही होगा। समझ रहे हैं। जैसे आपको सीधे पता है, बोलो इतना हो गया क्लियर, ये बात समझ में आ गई, इसको दिमाग में रखना। यहां से शुद्ध वर्तनी सीखने का बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार की चीजें मैं आपको प्रत्येक के नियमों में बहुत सारी पढ़ाऊंगा भी, लेकिन देखो एक दिन में अपन सभी नियमों का अध्ययन कर नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे जो चीजें आ रही हैं उनको आप नोट करते जाएं भैया। सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप क्या करें, उसका आप भली भांति प्रकार से आप नोट्स बना लें, और जब तक आप नोट्स बना लोगे तब तो भैया व्यवस्था ठीक बैठ जाएगी, नहीं बाद में ढूंढते फिरोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, माफी चाहूंगा, एक कोई कॉल आ गई बीच में, इसको डिस्कनेक्ट करना है, समझ रहे हैं। आइए इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे, और उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो अपन ने ले लिया साहब ज्ञानेश्वरीय, बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, इस ने पर मात्राएं हैं दो, तो ने से अपन टुकड़ा करें ज्ञान धन ऐश्वर्य, हो गया। दूसरा देखो इधर ऑप्शन 4 परीक्षा में किस प्रकार से आएंगे, ज्ञान धन ऐश्वर्य। परीक्षा में आने वाले विकल्पों के अनुसार मैं यहां प्रश्न हल कर रहा हूं। ज्ञान धन, ज्ञानाधन ऐश्वर्य, और भैया ये फिर हो गया यहां ज्ञानाधन ऐश्वर्य। बोलो क्लियर है। परीक्षा में ये 4 विकल्प आएंगे, ए विकल्प, बी, सी और डी, और आपको ये कहा जाएगा कि ज्ञानेश्वरीय शब्द का सही संधि विच्छेद है, ज्ञानेश्वरीय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो बेटाओ ध्यान देना जी, बहुत गजब की बात है कि संधि विच्छेद तो सभी सही हैं। ये देखो ए और ए भी आई, ए और आई भी आई, आ और ए भी आई, आ और आई भी क्या है, आई है। सभी संधि विच्छेद सही हैं, लेकिन इस फोई शब्द के अर्थ के अनुसार सटीक संधि विच्छेद कौन सा वाला सही है, तो ध्यान देना। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द को समझना बेटा, किससे बना है, ईश्वर से। एकदम गौर से समझना, किससे बना है, ईश्वर से। और ईश्वर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये। ईश्वर में कौन सा प्रत्यय है, ये। समझना, बहुत गजब की चीज है। अगर कोई पद ई से प्रारंभ हो, किससे, दिमाग में डाल लेना, कोई पद अगर ई से प्रारंभ हो रहा है और उसके पीछे वही ये प्रत्यय का मेल हो रहा हो, दोबारा देखो, कोई पद ई से प्रारंभ हो रहा हो और उसके बाद वही ये प्रत्यय का मेल हो रहा हो, तो ई भी किस में बदल जाता है, आई में। किस में, आई में बदल जाता है। और अंतिम वर्ण का जो स्वर है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का स्वर है, उसका लोप हो जाता है। तो अंतिम वर्ण क्या है, रे। रे में किसका स्वर है, ए। ए का क्या हो जाएगा, लोप। तो शब्द बनेगा ए से वे रे आधा, और आगे क्या मिल गया, ये। अब ये शब्द बन गया। अब ये देख रहे हो, ये गलत है, सही है। तो आप देखो इधर रे हलंत है, इससे पहले अगर कोई वर्ण जो स्वर युक्त हो तो रे अगले वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाता है। समझ गए, मैंने बताया था एक दिन आपको, रे ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों होता है, ऊपर भी चढ़ता है और नीचे भी
आता है, ये रे की प्रकृति है। अब देखिए भैया यहां रे से पहले वे में ए का स्वर है, इसलिए रे आगे वाले के ऊपर चला जाएगा। तो आगे वाला क्या है, ये। तो देखो ए से वे और आगे वाले ये के ये ऊपर बैठा ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य शब्द ये शुद्ध है, हिंदी भाषा में वर्तन की दृष्टि से शुद्ध ऐश्वर्य शब्द है। ये प्रत्यय लगने के बाद ये, तो ये देखो ये कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ज्ञान यहाँ है, क्योंकि ज्ञाना शब्द तो वर्तन की दृष्टि से भी अशुद्ध है और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। यहाँ जरूर निकलता है, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य शब्द गलत है, तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये विकल्प भी गलत है, ये विकल्प भी गलत है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और वो क्यों होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बता दिया है कि जब कोई पद ई से शुरू हो, चाहे से ए से शुरू हो, दोनों ई और ए आई में बदल जाते हैं, और पीछे वाला रे जो ये जो मिलता है तो आखिरी वाले वर्ण के स्वर को खा जाता है, अर्थात उसका लोप हो जाता है। और लोप हो जाता है तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो मैं आपको और उदाहरण बता देता हूं। हाँ जी भैया, और उदाहरण चाहिए तो देखो भैया, और उदाहरण देख लो आप, बोर्ड पे देखो। गंगेश्वर्य। अब देखो, अब डायरेक्ट उदाहरण करना सीखो। किसका ऐश्वर्य, किसके प्रताप की बात की जा रही है, गंगा के ऐश्वर्य की बात की जा रही है। तो ये साथ गंगा और ये कौन है, ऐश्वर्य। ये गंगा के ऐश्वर्य की बात है। चाहे तो आप नहीं मानो तो देख लो पुष्टि करके, आ के साथ में आई का मेल है, तो यहाँ पर गंग क्या रह गया, गंगा का आ गया, तो भैया गंग रह गया हलंत। बोलो क्लियर है, गंग रह गया हलंत। इन दोनों को मिलाया तो बन गया आई, ये गंग हलंत। और यहां पर देखो ए नीचे आ गया तो से वे ये और रे। बोलो क्लियर है, गे गे गंग है, आई की मात्रा लगेगी केवल, क्या हो गया, गंगे। और देखिए भैया स्वरीय, बोलो क्लियर है, गंगेश्वर्य। और देख लो साहब, वसुधेव 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 वसुधे और धन एव। देखो बोर्ड पे चारों ऑप्शन, वसुधा और फिर एव। फिर देखो अगला ऑप्शन कौन सा बनाएगा, वसुधे और ये बना दिया एव। और यहां पर देखो फिर वसुधे वसुधा और फिर एव। अब दो विकल्प, तो वसुध शब्द गलत है, ठीक है, ये एक विकल्प निकाल दिया। और फिर देखो एक निकाल दो किसका, एव का, फिर भी गलत हो रहा है। फिर भी दो दो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे उत्तर है। उत्तर तो चारों ही है संधि के हिसाब से। मुख्य उत्तर कौन सा है, एक बार ध्यान दें, कमेंट करके बताएं तुरंत। तो ध्यान देना बेटा, एव जो शब्द है एव, इसमें न तो कोई ये प्रत्यय मिला हुआ, इसलिए कोई अहि में बदलने की आवश्यकता इसको नहीं है। एव में मात्रा ये छोटी होती है। वसुध ये शब्द गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और वसुधा एव में बड़ी मात्रा आ गई, ये भी गलत हो गया। उत्तर बन गया नंबर 2, वसुधा धन एव वसुधेव, वसुधा धन एव वसुधेव। और कई बार ये जो शब्द आता है ना वसुदेव, समझ रहे हो, इसमें तो अप्रत्यय का मेल है, ये अप्रत्यय का मेल है वसुदेव, ये अलग देव है, ये वसुदेव, ये वसुधा का एव है। समझ रहे हो, दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। यहाँ संधि नहीं है, वसुदेव इसमें संधि है, समझ रहे हो, कहीं आप इसमें भी संधि कर दो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई होगी। ये हो गया आपका वृद्धि संधि का एक नियम। मैं चाहूंगा दूसरे नियम की तरफ चलेंगे अपन। तो नंबर 2 वाला जो नियम है वो देखना बोर्ड पे। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए आ हो, और दूसरा पद अभी जिससे शुरू हो रहा था वो ए आई था, अब जिससे प्रारंभ होगा वो ओ और औ है, और दोनों मिलकर के औ बन जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है, सिंपल है। तो कैसे बनेंगे, देखो भैया, ए के साथ में क्या मिल जाएगा, ओ, और आ के साथ में भी क्या मिल जाएगा, ओ। बोलो क्लियर। और ए के साथ में क्या मिल जाएगा, औ, और आ के साथ में भी क्या मिल जाएगा, औ। इतनी बात क्लियर है। यहां भी क्या बनेगा, औ, और यहां भी क्या बनेगा, औ, यहां भी औ बनेगा, और अंतिम भी क्या होगा, औ। इसका मतलब यह हुआ, वही 4 कंसेप्ट हैं कि पहले पद में अपन को जो ध्वनि चाहिए वो क्या है, ए और आ, और दूसरा पद ओ और औ दोनों से प्रारंभ हो, तब तो संधि वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। और भैया जरूरी भी है तभी संधि करना, नहीं तो मत करना। उदाहरण देखना भैया,
जैसे साहब अपने पास में उदाहरण आ गया बोर्ड पे, देखो पेन अच्छा सा ले लेते हैं और ये देखो भैया अपने पास में आ गया परमोज। परमोज, ओहो परमोज, ऐसी मौज जिसमें आनंद आ जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए। परमोज, मैं के ऊपर किसकी मात्रा? औ की मात्रा है क्या? तो संधि विच्छेद भी वही होगा जहां पर मात्रा लगी हुई है। बताओ किस वर्ण पे लगी है? मैं पर। तो मैं पर लगी हुई है तो दो वर्णों को, दो शब्दों को निकालने का प्रयत्न करें। एक लगाएं परम और दूसरा परमा, या तो ए होगा या आ होगा। दो दो उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि सही कौन सा होता है ध्यान देना, एकदम बढ़िया कंसेप्ट है। और इसमें भी ओ से प्रारंभ होगा और इसमें भी ओ से प्रारंभ होगा। तो एक बार इसमें ओ औ ले लो और इसमें ले लो ओ। बोलो यहां पर में लगी हुई इस मात्रा में एक ए है और दूसरा क्या है? ओ है, या एक आ है और दूसरा क्या है? औ है। बोलो इनके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। इनको दोनों को ले लिए अपन ने। परम यानी होता है अंतिम और परम यानी होता है सब कुछ जो अंतिम आनंद। परमोज है। ओज हिंदी में एक प्रकार का गुण है जो ये ओज उस ओज के आधार पर गलत होता है। परमा शब्द भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, इसलिए शुद्ध अर्थ के आधार पर मुख्य संधि विच्छेद होगा परम धन ओज। एक ही ओज, औज, औज नहीं बोलना, ठीक ऐसे ही बोर्ड पे देखो ऐसे। जैसे मान लो उदाहरण आ गया वनौषध। वनौषध, वनौषध वह औषध जो कहां मिलती है? वन में। ये लो साहब वन में मिलती है तो एक विकल्प होगा वन, दूसरा ओ से शुरू। एक विकल्प होगा वन का तो आ ही गया वना, दूसरा औ या ओ कर लो हैं औषध। बोर्ड पे ध्यान देना औषध। अब देखो वन, फिर उसके बाद में एक औ का उदाहरण, तो ये औ से भी प्रारंभ होगा। फिर देखो वना, फिर देखो औषध। बेटा आराम से ऑप्शन काटना सीखो, आराम से ऑप्शन काटो। वना, ये वन के लिए शब्द वन आता है, वना नहीं आता। एक ऑप्शन कट गया, आगे वाला सही भी हो तो भी यहाँ गलत हो गया, इसलिए ये उत्तर नहीं है। फिर इसका मतलब ये वना नहीं है तो ये वना भी नहीं है, ये वना भी गलत है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब आओ दो की चिंता बची है, और तो चिंता चिता का द्वार है, ध्यान देना। बताओ कमेंट करके जल्दी बताएं कौन सा वाला उत्तर सही है। औषध में कौन सी मात्रा आती है? हैं? अब बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, औषध हो या औषधि हो, ये औषध वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है। औषध वही जो औषधि, हाँ, और ये औषध बिल्कुल सही होता है। तो उत्तर कौन सा क्लियर हुआ भैया? नंबर 3 वाला उत्तर सही है। समझ रहे हो? औषध में मात्रा औ की आती है, ओ की मात्रा नहीं आती। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। बहुत सारी मात्राओं को आपको सीखना है। मैं शब्द ज्ञान की प्रक्रिया को आगे आने वाले एपिसोड में और बताऊंगा आपको, और दिल खोल के पढ़ना, दिल खोल के ही मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने का प्रयास करूंगा। नाम बड़े हैं उनके पीछे मत भागना, क्योंकि उनके दर्शन हमेशा छोटे होते हैं, और जीरो से लेकर के अंतिम छोर तक मेहनत करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं भैया। ऐसे सामान्य परिस्थितियों में अध्ययन करेंगे आप तो किसी भी प्रकार से आप 60, 65, 70% पे तो जल्द चले जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में आप 85, 90 जहां सिलेक्शन होता है वहां नहीं पहुंचेंगे। तो ध्यान रखना कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो काम अलग तरीके से करते हैं, काम अलग ढंग से करते हैं। तो आप भी पढ़ें, लोग भी पढ़ेंगे, पूरी जगत पूरा संसार पढ़ेगा, लेकिन आपका पढ़ने का सिस्टम अलग होना चाहिए। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, इन सब चीजों का पता होना चाहिए। और अपनी परिस्थितियों को जानो, और आपको कोई बड़े तगड़े लोगों से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने आप से मोटिवेट हो, अपने आप से इंस्पायर्ड हो, आप अपने घर वालों से इंस्पायर्ड हो, माता पिता से हो। अपन लोग खेती में पच रहे हैं, अपन लोग पता नहीं किस किस प्रकार की मजदूरियां कर रहे हैं, अपन कितने परेशान हो रहे हैं, अपने घर वाले अपने लिए कितने परेशान हैं। उन सब चीजों को जान जाओगे निश्चित रूप से आपको आकलन हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि अपन को कैसे पढ़ना और कितने तरीके से पढ़ना है और किस प्रकार से एक सीट निकालनी है। यहाँ तो एक सीट की तो बात है भैया, ये तो दुनिया है, संसार सागर है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, और असली मुकाम वो बनाते हैं जो कुछ अलग कर जाते हैं। आपको भी अलग करना है और अपने घर वालों को खुश रखना है भैया। सही, घर वालों को आपको एक प्यारा सा तोहफा देना है तो वो एक नौकरी का देना है, वो दे दीजिए आप, समझ गए। और अगर वो भी नहीं दे पाए तो फिर तो जीवन व्यर्थ सा लगता है, क्योंकि आज
कोरोना युग चल रहा है, सब लोगों के हालात ख़राब हैं। ये अलग बात है कि एग्रीकल्चर कुछ प्लस में है और किसान के हालात लेकिन दयनीय हैं, सबके हालात ख़राब हो रहे हैं। फिर भी आपको पढ़ करके कुछ अच्छे स्तर पे पहुंचना है, वो अच्छा अपना स्टेटस बनाना है। बिना स्टेटस के आजकल काम होते ही नहीं है, चलते नहीं है। कल को अपन बच्चों के ब्याह करेंगे तो भी लोग आजकल स्टेटस देखने लग गए भैया, सबको सरकारी दूल्हा चाहिए, हाँ चाहे से खुद कैसे ही हों। तो थोड़ा जी जान लगा करके मेहनत कीजिए भैया, हम लोग आपके साथ हैं। आपको जब कभी भी हमारी आवश्यकता हो हम आपका पूर्णतः सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश ही रहेगी हमारी। बाकी तो घोड़ के पिलाने वाला सिस्टम तो हमारे पास है नहीं। तो देखिए 2-4 मैं बड़े उदाहरण आपको देता हूं इसी संधि के, एक बार हल करके देखें। बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, एक बार नंबर 1 प्रश्न हल करवाऊंगा मैं आपको, एक टॉपिक के 50-50 100 प्रश्न हल करवाऊंगा। एक बार देखना भैया, जैसे ये सवाल आ गया अपने पास में महेंद्र जालिक, तो महान है वो इंद्र जो अपने जादूगरी से सबको अपनी इंद्रियों के जाल में फंसा लेता है। ये कुछ इसका अर्थ होता है इतना बड़ा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। है पर मात्रा है तो यार है पर है तो एक तो है और एक क्या होगा महा, ए भी होगा और आ भी होगा। और दूसरा देखो ये इंद्रजालिक, ये लो साहब, और ये इंद्रजालिक। बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। अब ये देखो यहां मात्रा लगा दूंगा तो ये उत्तर सही हो जाएगा। महान है जो इंद्रियों के जाल में फंसाने वाला, महेंद्र जालिक वो होता है। अब आप समझना, महान के लिए शब्द महा आता है, मह नहीं आता, इसलिए ये उत्तर गलत है। इंद्र जालिक बिल्कुल सही है। तो ये कैसे बना समझ रहे हो, इंद्रिय और इंद्रियों का क्या है जाल, जिसमें प्रत्यय कौन सा लगा है इक। देखो बेटा जब इक प्रत्यय लगता है ना तो भी आई में बदल जाता है, तो ये हो गया इंद्री, समझ रहे हो, जाल का जाल और एक प्रत्यय लग गया तो ये हो गया साहब इंद्रजालिक। समझ रहे हो क्या, इंद्रियों के जाल में फंसाने वाला। इसलिए यहां इंद्रियों के जाल में फंसाने वाले के लिए ई किस में बदल गया, आई में, अभी पहले भी बदला था, तो इंद्रजालिक तब आता है। समझ रहे हो, कुछ ऐसे बड़े उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। एक और देखो, पिछली बार एक परीक्षा में आया था, वो बहुत बड़ा उदाहरण आया था, बोर्ड पे देखना, पूर्वोपनिवेशिक, पूर्वोपनिवेशिक। तो ये तो बेटा पूर्व हो गया, ऊपर वाला रे है जो आ गया, ये दो मात्राएं हैं, तो यहां पर एक तो आएगा औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, और एक आएगा भैया पूर्व और दो मात्राओं वाले औपनिवेशिक। बोलो क्लियर है दोनों चीजें। अब सवाल देखिए भैया, संधि तो ये भी सही है, संधि तो ये भी सही है, लेकिन औपनिवेशिक ओ से प्रारंभ होता है या औ से, ये आपका सवाल है। कमेंट करके बताएं, मैं कल आपको फिर बताऊंगा, आप इनमें से चूज करें, पता लगाएं कि साहब ओ आता है या औ से प्रारंभ होता है। ये आज का आपका सवाल है। कल आप इस सवाल को मुझे बताएंगे आके, और मैं कल आपके लिए फिर लेके आऊंगा एक नई संधि, नए जोश, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को वंदे मातरम, जय हिंद।